नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 2025 के दूसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन का प्रभाव को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, इसके संबंध में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। अब 18 मई 2025 को कलयुग के सबसे बड़े देवता या कहें सबसे कारक ग्रह, जिनका प्रभाव कलयुग के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, छाया ग्रह हैं, धोखा दे देते हैं। जब सफलता देते हैं तो अप्रतिम सफलता देते हैं, लेकिन जब किसी का नुकसान करने पर आते हैं तो शनि देव से भी ज़्यादा घातक तरीके से नुकसान करते हैं। विनाश करके रख देते हैं बुद्धि का, धन का, परिवार का, सब कुछ। और इनके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे केतु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से पहले और सातवें के संबंध ही बनाते हैं। तो जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एक साथ परिवर्तन करते हैं। पिछले 18 महीने से राहु क्रमशः गुरुदेव की राशि मीन और केतु बुध देव की राशि कन्या में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और राहु, जैसा कि मैंने कहा, वक्री चाल चलते हैं, तो 12 से एक राशि पीछे 11 यानी कि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। पिछले 52 दिनों से, जब से शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, तब से शनिदेव के साथ युति में थे। पिशाच योग का निर्माण कर रहे थे। पिशाच योग 52 दिनों से चला आ रहा था। पिशाच योग का क्या प्रभाव किस राशि पर रहता है, इसके संबंध में भी मैं आपको अपने वीडियो से जानकारी दे चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो में जाके सर्च करेंगे तो उसमें उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो राशि परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि 18 मई 2025 से लेकर 18 महीने तक राहु शनिदेव की कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सूर्यदेव की सिंह राशि में। अब ये बड़ा परिवर्तन इसलिए है, इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में आपको बताऊं किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए नुकसानदायक है, सबसे पहले राहु और केतु के स्वभाव को समझ लीजिए। राहु क्या है? राहु इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं। इच्छाएं चाहे नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, भूख है। राहु एक तरह से। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, त्याग है। केतु एक तरह से गुरु के समान व्यवहार करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से थोड़ा सा डिटैचमेंट करवा देते हैं, या उस भाव से संबंधित व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा उदासीन करवा देते हैं। लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हर एक इच्छा, हर एक आकांक्षा को बलवती कर देते हैं। कुंडली के कुछ भाव हैं जहां पर राहु अत्यंत श्रेष्ठतम फल देते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जहां केतु भी श्रेष्ठतम फल देते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल देते हैं। राहु और केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं, लेकिन वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक में केतु। धनु राशि में राहु नीच के होते हैं और मिथुन राशि में केतु नीच के। इसी को उल्टा कर दीजिए तो मिथुन राशि में राहु स्वराशिस्थ माने जाते हैं और धनु राशि में केतु स्वराशिस्थ माने जाते हैं। अब आने वाला ये जो समय है, इस समय में क्या क्या स्थितियां देने वाले हैं राहु और केतु का ये प्रभाव, इसके बारे में और जानकारी दूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित भी है और लग्न आधारित भी है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? चंद्र राशि, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस राशि के साथ लिखे हुए हैं, वह आपकी जन्म राशि है। और लग्न किसे कहते हैं? तो अब आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसको खोलकर देखिए पहले भाव में, पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कौन सी राशि लिखी हुई है, वही आपका लग्न है। तो आज
मैं ये राशिफल जो है वो आपके लग्न के आधार पर भी बता रहा हूं और साथ ही साथ आपकी राशि के आधार पर भी बता रहा हूं। तो आपको दोनों के आधार पर इसको देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय में आपको दशा, महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। उसके अनुसार अगर लाभदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी, नुकसानदायक स्थितियां हैं तो भी उसके अनुसार रहेगी। अगर किसी को अभी राहु की महादशा ही चल रही है या अंतरदशा ही चल रही है और राहु कहीं नकारात्मक स्थिति में आ रहे हैं चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली से, तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर लाभ की स्थिति में है तो लाभ भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपने लग्न के बारे में, अपनी चंद्र राशि के बारे में या अन्य ग्रह स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, समय लिखकर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले इन सब चीजों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल के आधार पर किसी अंतिम निर्णय या किसी अंतिम कार्य की परिणति पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। इसके साथ राहु का जो संबंध है वो सम संबंध कहा जाता है, ना शत्रुता ना मित्रता। हालांकि जन्म कुंडली में अगर शुक्र राहु की युति या दृष्टि संबंध बन जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता व्यक्ति के चरित्र के लिए। अब तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव दे रहा है। पंचम भाव में होगा राहु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, जरा ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि सीधे सीधे आपकी बुद्धि को प्रभावित करेंगे यहां पर राहु। पंचम भाव में राहु शनिदेव की राशि में मौजूद रहेंगे तो सबसे पहले तो वो लोग जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का मन शुरुआत में बहुत ज़्यादा भटकेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि राहु क्या है, विस्तृत करते हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे आपको बोरियत महसूस होने लगेगी और आप सोचेंगे मैं कोई दूसरा विषय पढ़ लेता हूं। राहु कई बार इस तरीके के भटकाव दे के आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देते, इस बात को ख्याल रखें विद्यार्थी। दूसरी बात, आपको आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार या कार्य क्षेत्र जो है उसमें शॉर्टकट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं राहु, कि मैं कम समय में कोई शॉर्टकट लगा के ज़्यादा धन प्राप्त कर लूं। कई बार आप अपने काम से भी जाते हैं। पंचम भाव में राहु उन लोगों के लिए जरूर लाभदायक है जो किसी तरह के भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं। उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त उनको हो सकती है इन 18 महीनों के दौरान। दूसरी बात करता हूं, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, प्रेम का है, तो यहां पर वो दंपत्ति जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा। मिसकैरेज की प्रबल संभावना है। किसी की जन्मकालिक कुंडली में अगर राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान होने की संभावना ही कम हो जाती है, और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है तब तो संभावना और कम हो जाती है। लेकिन इस समय पे राहु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आप सावधान रहें। थोड़ा संभावना तो बनती है संतान प्राप्ति की, लेकिन थोड़ा सावधानी से। गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहना है, बिना वजह की यात्राएं नहीं करनी है, और अननेसेसरी दवाइयों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, उसमें भी समस्या हो सकती है। डॉक्टर की सलाह पर ही चलना है, गर्भवती महिलाओं को इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए मैं बता चुका हूँ, प्रेम संबंध में जो लोग हैं, प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है और बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इस मामले में हो सकता है बात बहुत छोटी सी हो, लेकिन विवाद इतना गंभीर हो कि प्रेम संबंध समाप्त हो जाए। इस समय पे आपका पार्टनर भी आपको धोखा दे सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ बैठे हुए राहु बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते।
अब राहु यहाँ बैठेंगे तो केतु कहाँ बैठेंगे? एकादश भाव में। एकादश में केतु का बैठना कहीं ना कहीं लाभदायक है, क्योंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जिसको लाभ भाव कहा जाता है। वहाँ कोई भी ग्रह बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ज़रूर करता है। तो वहाँ बैठ कर के केतु आपके पुराने पिछले किसी कार्य का लाभ यहाँ पर दिलाने वाले सिद्ध होंगे। ऐसा लाभ जिसको शायद आप ये मान चुके थे कि यार अब ये प्राप्त नहीं होना है, वो लाभ भी हो सकता है यहाँ से प्राप्त आपको हो जाए। तो केतु कहीं ना कहीं यहाँ बैठकर आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। तो तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, अपनी बुद्धि को संयत रखना है। बुद्धि पर ही राहु का प्रभाव है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इस समय पे तुला राशि वालों को हो सकती है, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें। ये जो सारे प्रभाव मैं बता रहा हूँ ये तब सिद्ध होते हैं जब जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, कौन से राहु की महादशा या अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो ये सारी बातें 100% निश्चित होगी। लेकिन अगर ग्रह स्थितियां अलग है तो थोड़ा अंतर हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बैठे हुए राहु देव अपनी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे तो कार्यों में डिले होगा, कार्य समय पर नहीं बनेंगे, संतान की वजह से आपके कार्य रुक सकते हैं, संतान के लिए गए निर्णय की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। एकादश भाव पर राहु की दृष्टि शुभ रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका चलता रहेगा और नवी दृष्टि आप ही की राशि पर रहेगी। तो इस समय पे स्वास्थ्य संबंधित मामलों में आपको सावधान रहना। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए राहु का ये जो राशि परिवर्तन है ये होने जा रहा है चौथे भाव में। अब चौथा भाव काल चक्र की कुंडली में चंद्रमा को दिया हुआ है, कर्क राशि आती है वहां पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस चौथे भाव में अब राहु आने वाले हैं और जैसा कि मैंने कहा कर्क राशि में राहु बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होते। तो चौथे भाव में आए हुए राहु सबसे पहले आपके सुखों में भारी व्यवधान पैदा कर देंगे। आप अपने आप को शांत नहीं रख पाएंगे, अंदर से बेचैनी, इनसिक्योरिटी, घर में विवाद, माता के साथ कलह या माता के स्वास्थ्य में समस्या, वाहन का खराब हो जाना, वाहन की वजह से समस्या पैदा हो जाना। अपने निजी वाहन से बहुत लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान ना करें अकेले, क्योंकि वाहन की वजह से आप रास्ते में परेशान हो सकते हैं। हालांकि इसी समय पे नई भूमि और नए वाहन की प्राप्ति का योग भी राहु देव यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसे बहुत ज़्यादा शुभ योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर कर देते हैं कि कल तक जिन चीज़ों से आपको डर नहीं लगता था, कल तक भविष्य की चिंता नहीं रहती थी, वो सारी चिंताएं आपको सताने लगेगी। नुकसान कितना होगा नहीं होगा वो सब बात की बातें हैं, पर आपकी मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस समय पे कोई भी ज़मीन, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित सौदा आप करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा, कहीं कोई धोखा, चीटिंग आपके साथ ना हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी भरा समय बना हुआ है, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि दशम भाव में केतु मौजूद हैं। केतु दशम भाव के बहुत अच्छे कारक नहीं हैं, डिटैचमेंट करवाते हैं, सम्मान हानि करवा देते हैं। कभी कभी आपके कार्य क्षेत्र में जो वैल्यू आपकी थी वो उस वैल्यू को भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कम करवा देते हैं। अहंकार से बचिएगा, अहंकार इस समय पे आपका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हो सकता है, क्योंकि केतु कभी कभी फैंटेसी वाली दुनिया में ले जाते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे लोगों के सहयोग से कुछ बड़े अवसर आपको ज़रूर प्राप्त होंगे, कुछ लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी प्राप्त होगा, लेकिन असंतुष्टि का भाव फिर भी पूरे समय एक जैसा खड़ा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान रखना है। इस समय पे अपने आप को सुकून में रखना, अपने मस्तिष्क को शांत रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कार्य क्षेत्र में भले इतना विघटन या इतनी परेशानी ना भी आए, लेकिन कॉन्शियसली, दिमागी रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये प्रभाव जो मैंने बताए हैं ये इस बात पर निर्भर है
कि आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु किस स्थिति में है, या इस समय आपको दशा, महादशा या अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। अगर राहु या केतु में से किसी एक की दशा, महादशा आपको चल रही है तो ये प्रभाव बढ़ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका मन नहीं लगेगा, डिटैचमेंट होगा वहाँ से भी, और कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा महसूस होगा कि जिन लोगों को आप साथ लेके चल रहे थे, जो लोग आपके सहयोगी थे, वो सब के सब आपके विरोध में होते जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। राहु देव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर दशम भाव पर कि राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को पूरा बंद नहीं होने देगी, लेकिन कुछ विघ्न आता रहेगा। यहाँ पर बैठे राहु देव की अंतिम दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव पे, इसीलिए मैंने कहा बहुत लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान नहीं करना है। चोट, एक्सीडेंट, वाहन खराब होने की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि, धनु राशि। धनु राशि राहु देव की नीच राशि मानी जाती है। तो धनु राशि और धनु लग्न दोनों के लिए यह राशिफल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। धनु राशि निम्नतम राशि मानी जाती है निसंदेह, लेकिन धनु राशि वालों के लिए राहु देव का यह ट्रांजिट लाभदायक है। देखिए, जन्मकालिक कुंडली में अगर राहु देव नकारात्मक अवस्था में नहीं है या केतु नकारात्मक अवस्था में नहीं है तो निश्चित जानिए बहुत सारे लाभ यहाँ पर धनु राशि वालों को मिलने वाले हैं। दशा, अंतरदशा अगर राहु या केतु में से किसी की चल रही है तो प्रभाव बढ़ेगा। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। देखिए, तीसरे भाव में राहु प्रबल कारक माने जाते हैं, पराक्रम का स्थान है, हिम्मत का स्थान है, आपकी भुजाओं का स्थान है। तृतीय भाव में राहु धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में नए अवसरों को देने वाले होंगे। आपकी हिम्मत, आपकी क्षमता इस समय पे बढ़ी हुई रहेगी। आप इस समय पे अचीवमेंट करने के विचार में रहेंगे, सब कुछ हासिल करना है मुझे, ऐसा विचार आपका बना हुआ रहेगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों का आप में हिम्मत भी रहेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ी हुई रहेगी। आप अगर किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जिसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो सफलता बड़ी मिल सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस बात पे निर्भर करेगा, जन्मकालिक कुंडली में राहु ज़रूर देख लीजिएगा किस स्थिति में है। यहाँ पर बैठे हुए राहु छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध को भले ही खराब करें, लेकिन आपको एक जिम्मेदार पर्सन बनाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। राहु यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे आपके विवाह स्थान पर। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर विवाह स्थान पर राहु की ये दृष्टि कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करेगी। हो सकता है आपके पास में समय का अभाव हो, इस वजह से दाम्पत्य सुख में कमी हो आपको महसूस। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके 9वें भाव पर, वहाँ केतु बैठे हैं। इस भाव में केतु कारक होते हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर आपको दिलवाने वाले हैं। कहीं न कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में होगा, आध्यात्म की तरफ आपका जुड़ाव इस समय पे बढ़ेगा। ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वालों को इस समय पे बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि 9वें भाव में बैठे हुए केतु सिक्स्थ सेंस को स्ट्रांग कर देते हैं, होने वाली घटनाओं का आभास दे देते हैं। एकादश भाव में राहु की दृष्टि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम को देने वाली सिद्ध होगी। तो धनु राशि वालों, अगर आपकी जन्मकालिक कुंडली में राहु और केतु अच्छी अवस्था में है और ऐसे में आपको अगर दशा अंतरदशा राहु या केतु की चल रही है तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप अपने लग्न, राशि, दशा अंतरदशा के बारे में नहीं जानते या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, इसके उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे सीधे तौर पे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। आपको उपाय तभी बताया जा सकता है जब आपके जन्म कुंडली की जानकारी मेरे पास हो। अगर आपकी जन्म कुंडली की जानकारी होगी तो कुंडली के हिसाब से राहु और केतु के जो उपाय हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए या दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।